आपको याद है 2001 में एक फिल्म आई थी लगान और 2009 में आई थी फिल्म थ्री इडियट। लगान की कहानी 1893 के अंग्रेजी शासन की पृष्ठभूमि की है और थ्री इडियट की कहानी एक दशक पुरानी यानी कि आजकल की पृष्ठभूमि की है। दोनों फिल्मों की कहानी की पृष्ठभूमि में एक सदी से ज्यादा का बड़ा अंतर होने के बाद भी इन फिल्मों में कुछ समानताएं थी। कार्यक्रम के अंत में हम इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेंगे। फिलहाल आप ये दोनों सीन देख लीजिए। इन दोनों दृश्यों का आज की चर्चा में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तुम्हें लगान माफ कर देता हूं, लेकिन तुम्हें स्केल में हमें हराना होगा। लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में। पनीर लेंगे? पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर दूं? तो बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का और कार्यक्रम शुरू करते हैं मेन मुद्दों से हटकर। पिछले सप्ताह की शुरुआत हुई थी रेवड़ी से। जी हाँ, रेवड़ी तो आपने खाई होगी, आपने खाई है ना, वही छोटी छोटी रेवड़ी, मीठी मीठी। रेवड़ी एक तरह की मिठाई है जो कि सफ़ेद तिल, शक्कर और विभिन्न खुशबुओं वाले पदार्थ मिलाकर बनाई जाती है। पंजाब में लोहड़ी के मौके पे गुड़ या फिर शक्कर से ये तैयार की गई रेवड़ी बहुत पसंद की जाती है। ये बांटने में बड़ी आसान होती है और खाने में बड़ी इजी होती है और शायद इसीलिए कुछ कहावतें जो हैं वो इससे जुड़ गई हैं, जैसे कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, या एक उलाहना जैसे कोई रेवड़ी बट रही क्या। हमारे मोदी जी ने कहा ये रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेस वे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को इस देश की राजनीति से हटाना है। और ये कहते हुए उन्होंने आटा, दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज सब पर जीएसटी यानी कि टैक्स लगा दिया। मतलब अब आप पूजा पाठ वाला वो पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शक्कर, शहद आदि खरीदेंगे तो आपको 5% ज़्यादा दाम चुकाना पड़ेगा। वैसे भी अमृत काल चल रहा है और आप इसे पंचामृत काल भी या मृत काल भी समझ सकते हैं। वैसे इससे पहले जिन चीज़ों पर जीएसटी लगाया गया उनकी सूची भी काफ़ी लंबी है। कभी किसी संडे को फुर्सत मिले तो ठंडे दिमाग से विचार कीजिएगा कि आप किन किन चीज़ों का किस किस तरह से टैक्स चुकाते हैं। सुबह से रात तक के कई टैक्स तो ऐसे हैं जिनका आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप चुकाते रहते हैं। और ये टैक्स इसलिए चुकाते हैं ताकि आपको मूलभूत सुविधाएं मिल सके। अब सरकार उन सुविधाओं का भी बाजार भाव से दाम वसूलना चाहती है। मतलब ये कि टैक्स चुकाकर जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए उनका भी बाजार भाव पर या बाजार मूल्य पर आपसे ही दाम वसूला जाएगा। फिर भी आईटी सेल के लोग कहते हैं कि उद्योगपतियों के टैक्स पर ही आम आदमी को फ्री की सब्सिडी वाली चीजें मिल रही हैं। तो मोदी जी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। अब इसमें 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक तो मुफ्त की रेवड़ी और दूसरा शब्द खरीद लेंगे। भारत लोक कल्याणकारी राज्य है। संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। स्कूल कॉलेज में भी हमने भी पढ़ा कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि। और ये सारी व्यवस्थाएं जनता द्वारा चुकाए गए विभिन्न टैक्सेस यानी कि करों से प्राप्त धन से की जाती है। तो जनता के पैसे से विभिन्न सुविधाओं का निर्माण होता है। फिर उन्हीं सुविधाओं जैसे कि सड़क, यातायात, बिजली, साफ पानी, तमाम चीज़ों के उपयोग करते हुए भी हम दाम तो चुकाते ही हैं। फिर मुफ्त क्या बचा? सरकारी स्कूलों में शिक्षा, सरकारी अस्पताल में इलाज, ये 2 ही चीज़ें हैं जो मुफ्त बची है। अब ये भी सोचिए कि सरकारी स्कूल और अस्पताल में जाता कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना और लोगों को अच्छा मुफ्त इलाज कराना, इसे मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं कहते। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि रेवड़ी बांटकर
थैंक यू अभियान चलाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दे दें तो वे दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। रेवड़ी शब्द असंसदीय तो नहीं हो गया। एक और कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अर्थात अधिकार मिलने पर लोग अपने ही लोगों का फायदा कराते हैं। समस्या ये है कि रेवड़ियां किसी पेड़ पर तो लगती नहीं कि तोड़कर सबको बांट दे। ये मेहनत और संसाधन से बनती है और इसीलिए इनकी मात्रा भी सीमित है। एक खबर के अनुसार मोदी जी ने पिछले 7 साल में 11 लाख करोड़ रुपए का लोन और टैक्स माफ कर दिया। अरे रे, आप खुश मत हो जाइए, ये किसानों का एग्रीकल्चर या मिडिल क्लास का हाउसिंग लोन नहीं है, ये कारपोरेट लोन है जो कि माफ हो गया। आपको तो पता ही है कारपोरेट बंधु कौन है। हाँ, तो इसके अलावा जो बिना चुकाए भाग गए उनका लोन का आंकड़ा भी हजारों करोड़ का है। मतलब रेवड़ी भी बांटी और जिनको बांटी उन्हीं लोगों ने खरीद भी लिया। आप समझ गए ना। फिर भी सभी सांसदों को वेतन भत्तों के अलावा जो मुफ्त सुविधाएं मिलती है उनमें बिजली, पानी, खान पान, आवास, ट्रैवलिंग, इंटरनेट, फोन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ, सब मुफ्त। आप पार्टी के सांसद पूछते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी कौन सी है। आईटी सेल वाले बीजेपी नेता लिखते हैं कि सरकारें अपनी जागीर समझकर देश की संपत्ति फ्री में बांट रही है। सही बात है। पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो अरबों की देश की सरकारी सार्वजनिक संपत्ति और संस्थानों को अपनी जागीर समझकर औने पौने दाम में, या यूं कहें कि लगभग फ्री फोकट में ही सारा तैयार स्ट्रक्चर, सरकारी उपक्रम पंजीपतियों के हवाले किया गया है। हालांकि चुनावों से पहले ढेर सारी मुफ्त योजनाओं के वादे भी तो लगभग सभी पार्टियां कर लेती हैं। मुफ्त सिलेंडर से लेके मुफ्त बिजली, अनाज, कई योजनाएं चली रही हैं। खैर, ये इस समय मुफ्त की रेवड़ी वाली बात आखिर आई क्यों, इस पर बात करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि श्रीलंका की बर्बादी मुफ्त की योजनाओं के कारण ही हुई है, जबकि ये साबित हो चुका है कि अपनी आर्थिक नाकामी के चलते राजपक्षे परिवार ने चीन से अंधाधुंध कर्ज लिया, कई सरकारी सार्वजनिक विभागों का निजीकरण कर दिया या फिर विदेशी कंपनी को ठेके पे दे दिया और किसानों पर रातों रात कुछ ऐसी योजनाएं लाद दी जिससे खेती स्वाहा हो गई। नतीजा हुआ कि रुपए की कीमत घट गई, बेतहाशा महंगाई बढ़ गई, रही सही कसर कोरोना भी पूरा कर दी। अब इतनी ऊट पटांग हरकतों से हुई देश की बर्बादी पर से ध्यान हटाने के लिए लोगों को धार्मिक और भाषाई झगड़ों में उन्होंने लगा दिया। जब तक लोगों को हकीकत का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद लोगों ने अपने धार्मिक भाषाई विवादों को किनारे रखकर राजपक्षे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अच्छा, क्या आपको पता है कि राजपक्षे फैमिली की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये देखिए, एक अधखिला कमल जैसा कुछ नजर आता है। तो इस अधखिले कमल वाली पार्टी ने श्रीलंका को तबाह कर दिया भैया, जिसमें सबसे बड़ा सहयोगी बना चीन। अच्छा, तो इसीलिए आईटी सेल वाले अक्सर दिवाली के समय चीनी पटाखे और चीनी झालर लाइट का विरोध करते हैं। लेकिन ये क्या, ईडी ने बताया कि भारत में टैक्स के भुगतान से बचने के लिए स्मार्टफोन निर्माता चीनी कंपनी वीवो ने चीन को 62,476 करोड़ रुपए अवैध रूप से ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके अलावा शाओमी और ओप्पो जैसे दो बड़ी चीनी कंपनियों की रॉयल्टी के रूप में विदेश स्थित उनकी ग्रुप कंपनियों को पैसे भेजने का भी खुलासा हुआ है। इस तरह करीब 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम विदेश भेज दी गई है, इसका पता चला है। अब आपको बता दें कि भारत के मोबाइल बाजार में 60% से ज्यादा चाइनीज मोबाइल ही बिकते हैं। इसके अलावा चाइना का और क्या क्या यहाँ बिकता है, आपके पास आसपास अगर आप नज़र घुमा के देखें तो आपको पता चलेगा। मोदी जी ने भारतीय रेल के पहिए बनाने का ऑर्डर भी चीन की कंपनी को ही दिया है। अब चीन हमारे रेल डिब्बों के लिए भी 39,000 चक्के बनाएगा। मतलब ये कि सिर्फ देश की सीमा के अंदर ही नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा की लगभग हर चीज में चीन की घुसपैठ है। तो अब गिनती लगा लीजिए, श्रीलंका की तरह यहाँ क्या क्या हो रहा है। पहला, चुनाव चिन्ह, बाजार पर चीनी घुसपैठ, रातों रात पॉलिसी बदलने की कोशिश, लगभग सारी सरकारी कंपनियों विभागों का निजीकरण, रुपए की कीमत घटाना, बेतहाशा बढ़ती महंगाई, आखिर में धार्मिक भाषाई विवाद के मसले। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि श्रीलंका हमारे देश से कितनी दूर है।
जब तक आप इस दूरी को इमेजिन करें तब तक हम आपको बता दें कि डोकलाम क्षेत्र में जहां चीन ने कब्जा करके गांव बना लिया था, वहां के हर घर के सामने अब कारें खड़ी दिख रही हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि वो गांव सिर्फ बसा ही नहीं, अब फल फूल भी रहा है। खैर, हम भारतीय सेना पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक मजबूरी को समझ रहे हैं। अब जैसे एक खबर के अनुसार यूपी में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की सेवा करेंगे। सेवा मतलब समझ रहे हैं ना आप? कांवड़ ढोते ढोते बेचारे थक जाते हैं, फिर रिफ्रेश ड्रिंक और तमाम दूसरी अन्य पदार्थों की व्यवस्था भी तो करनी पड़ती है, और पैर भी दबाएंगे। बहुत सारे काम होते हैं एक शिक्षक के पीछे, स्कूल में नियमित पढ़ाने के अलावा। और इसीलिए तो सरकार ने इस बार जनगणना का काम रोक दिया है, क्योंकि ये शिक्षक अगर उसमें व्यस्त हो जाएंगे तो कांवड़िए परेशान हो जाएंगे। अच्छा, जिस रास्ते से कांवड़िए गुजरेंगे उस रास्ते में पढ़ने वाले स्कूलों को छुट्टी रहेगी। ये सही है योगी जी। अब धर्म के रास्ते में शिक्षा यानी कि स्कूल अगर आड़े आएंगे तो बंद तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे बंद करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि महाराष्ट्र गोंदिया जिले में एक स्कूल की छत स्कूल खुलने के ठीक आधे घंटे पहले गिर गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ बंद ही हो रहे हैं, कुछ लोगों ने तो फर्जी यूनिवर्सिटी खोल रखी है। नागपुर में एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी मिली जो सिर्फ कागजों पर चल रही है। फर्जी से याद आया कि दिल्ली के सुशील रंजन ने 20-20 लाख में फर्जी परीक्षार्थी बैठाकर कई विद्यार्थियों को नीट की परीक्षा पास करवा दी। ये सब सुनकर एक बार फिर व्यापम घोटाले की याद आ गई। खैर, हम बात कर रहे थे स्कूलों की। स्कूल से याद आया, हरियाणा सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में फ्री की रेवड़ी नहीं बटेगी। मतलब ये कि अब सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों से 500 रुपये फीस ली जाएगी। साथ ही ये भी खबर है कि वही बच्चा अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो सरकार उसको 1000 रुपया देगी। तो बच्चा आखिर जाए कहाँ? अब आप ही बताओ। वैसे भी फ्री की सेवाएं सिर्फ 2 जगह मिल रही है, अस्पताल और सरकारी प्राइमरी स्कूल में। और मोदी जी ने बोल ही दिया कि फ्री की रेवड़ी अब नहीं बटेगी। उनकी इस बात पर अमल करते हुए रेल मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि रेल किराए में बुजुर्गों और खिलाड़ियों को अब छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी किराए की लागत का 50% सरकार खर्च उठाती है। बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत से पिछले 5 सालों में रेलवे ने बुजुर्गों के टिकट पर लगभग 4600 करोड़ रुपए की छूट दी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। जबकि उद्योगपतियों को पिछले 5 साल में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट दी गई है। वैसे लालू जी ने इस तरह का हिसाब कभी दिया नहीं, बल्कि हर साल पैसेंजर गाड़ियों का किराया वो कम करते रहे, फिर भी मुनाफे में रहे। गाड़ियों से याद आया कि श्रीलंका में पेट्रोल की भारी कीमत और किल्लत के बाद लोग अपनी कार और बाइक बेचकर साइकिल की सवारी करने लगे हैं। पिछले दिनों कोलंबो में साइकिल पंचर बनाने वाली एक दुकान की तस्वीर वायरल हो गई। दुकान में भारी भीड़ नजर आ रही है। श्रीलंका वालों ने शायद ही कभी ऐसे भविष्य की कल्पना की होगी, लेकिन भारत में गुजरात के मुख्यमंत्री शायद ऐसे भविष्य को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने स्कूली बच्चों को पंचर बनाना स्कूल में सिखाने के लिए आदेश 2018 में ही जारी कर दिया था। कुछ नेता बड़े दूरदर्शी होते हैं, वो देश का भविष्य अच्छी तरह जानते होंगे कि आगे चलकर साइकिल का पंचर बनाने वाले की कमाई बढ़ने वाली है। वैसे भी साइकिल ही ठीक है, आजकल हवाई जहाज में बैठना भी अब रिस्की हो गया है। कभी खिड़की का कांच चटक जाता है, कभी इंजन बंद हो जाता है, कभी कॉकपिट में चिड़िया घुस के उड़ने लगती है। इंडिगो हो या गो स्पाइस जेट हो या विस्तारा, सभी का एक जैसा हाल है। सारी की सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि सरकारी एयरलाइंस है इसलिए सेवाओं में खराबी है, क्योंकि अब तो भारत का कोई भी सरकारी हवाई जहाज है ही नहीं। शायद है, एक है प्रधानमंत्री जी का नया वाला जहाज, जो करीब 8,458 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। अच्छा, बात करोड़ों की अगर हो रही तो आपको बता दें कि अदानी अब दुनिया के 4थे सबसे अमीर बन गए हैं। मतलब ये कि उन्होंने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अब समझे रेवड़ी का असली हकदार कौन था और किसने किसको खरीदा। कोरोना के समय जब सब लोग बर्बाद होकर भूख से मर रहे थे, तब ये साहब अमीर हो रहे थे। अब ये भी जान लीजिए कि वो अमीर क्यों बने। एक खबर के अनुसार भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अदानी ने सरकारी बैंक SBI से 14,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा है। हालांकि उन पर ये पहले से ही 2.21 लाख करोड़ का कर्जा पहले से ही है। कुछ समझे पाटिल?
अरे भाई, आप सभी ने जो बैंकों में जमा किया है ना, वो पैसा बैंकों ने सरकार के दबाव में इनको लोन में दे दिया। कुछ बैंक तो निपट गए, अब एसबीआई की बारी आने वाली है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम होने के बाद भी लोग अभी भी भूख से मर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अब पता नहीं कोर्ट को शायद ऐसा क्यों लगा, शायद अदानी वाली खबर उन तक नहीं पहुंच पाई। खैर, कोर्ट से याद आया, देश में हो रही भावना आहत वाली हत्याओं और विदेश में बेइज्जती के बाद नुपुर को जिम्मेदार ठहराने वाली टिप्पणी के बाद उसी कोर्ट ने नुपुर को गिरफ्तार नहीं करने का फरमान जारी कर दिया है और इधर जुबैर की रिहाई हो गई है। फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट ट्वीट करने को अपराध साबित नहीं कर पाने पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है और इस दौरान वे करीब 23 दिन हिरासत में रहे। लेकिन इस चक्कर में फारूक शेख और दीप्ति नवल की वो फिल्म यानी किसी से ना कहना, कई लोगों ने उसे YouTube से ढूंढ ढूंढ कर खूब देखा और एक पुरानी फिल्म फिर से सुपरहिट हो गई। ऐसे ही 121 आदिवासियों ने बिना कोई जुर्म किए 5 साल जेल में बिताए और 2017 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बुरकापाल नक्सली हमले में गिरफ्तार 121 आदिवासियों को न्यायालय ने निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया। इधर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ट्वीट करके बताया कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस बनाने की एक मांग अटॉर्नी जनरल ने खारिज कर दी है। दरअसल एडवोकेट सौरभ तिवारी चाहते थे कि दिलीप मंडल पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बने ताकि वो जातिवादी कॉलेजियम और अदालतों की सुस्त चाल पर कुछ ना बोले। इधर कोर्ट की भरपूर इज्जत करते हुए दिलीप मंडल कहते हैं कि मैं न्यायपालिका की इज्जत करता हूं, पर जज चुनने का जो कॉलेजियम जातिवादी है और ये रिश्तेदारों को जज बनाने की फैक्ट्री है। जज निकम्मे और निठल्ले हैं। ईडब्ल्यूएस के केस में 3 साल में ये तय नहीं हुआ कि कौन जज केस सुनेगा। न्यायपालिका आरक्षण विरोधी है। 72,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी मैं इज्जत करता हूं। भाई, हम भी तमाम टिप्पणियों के बावजूद बड़ी इज्जत करते हैं। अच्छा, इज्जत से याद आया, इज्जतदार शो बिग बॉस में भाग ले चुकी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को अब आपको भी डॉक्टर सपना चौधरी बोलना पड़ेगा। राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी ने हरियाणवी डांसर को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। सपना को यह उपाधि कला क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दी गई है। निम्स विश्वविद्यालय के कुलपति बलवीर सिंह तोमर ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा। वो किस तरह का डांस करती है वो तो आप जानते ही होंगे ना। क्या कहा? हमारे वीडियो एडिटर पाटिल का कहना है कि आप जानते हो या नहीं, लेकिन निम्स विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को जरूर उनके डांस की में खास प्रकार की कला नजर आई होगी। सही बात है पाटिल, हीरे की परख जौहर ही कर सकता है, वरना हीरा भी पत्थर ही है। चलिए आगे देखें। खबर है कि श्रीलंका को नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे मिल गए हैं, लेकिन जब वे शपथ ले रहे थे तभी बिजली गुल हो गई। अब ये तो हद हो गई। ये क्या हाल बना दिया एक खुशहाल देश का। भारत में भी अब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है और जैसा कि तय था, द्रौपदी मुर्मू की जीत हो चुकी है। चुनाव में काफी समय बाद ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स देखकर लोगों को लगा कि अब सभी इलेक्शन ऐसे ही होंगे। कई लोगों का सवाल था कि क्या आम लोगों की तरह बीजेपी को भी लगता है कि मशीन हैक हो जाने का डर था, या ये सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह था। क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव भी बैलेट से हुए और इसमें बड़ी संख्या में निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते। वहीं मशीन से हुए नगरीय निकाय के चुनावों में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली। मतलब ये कि चाहे पनीर प्लास्टिक की छोटी छोटी पन्नियों में मिले या जीएसटी यानी कि लगान 3 गुना हो जाए, चुनावी खेल में वही जीतेगा जिसके पक्ष में अंपायर होगा। फिल्म लगान में भी अंग्रेजों और भारतीय ग्रामीणों के बीच एक क्रिकेट मैच हुआ था। वो इसलिए कि अगर भुवन यानी कि आम जनता जीती तो टैक्स माफ होगा और अगर कैप्टन रसल की टीम जीती तो लगान 3 गुना यानी कि 3 गुना टैक्स लगेगा। फिल्म में गांव वाले जीते और रसल को टैक्स माफ करके देश छोड़कर जाना पड़ा था। टैक्स वसूली की पुरानी घटना थी वो, अब जीएसटी है। अब आपको बताना है कि अगर ऐसा ही खेल फिर कभी हुआ तो भुवन जीतेगा या कैप्टन रसल।
तो आज बस इतना ही। और दर्शकों आपको बता दें कि हमारा ये चैनल अब केबल टीवी पर भी आ गया है। आप अपने नज़दीकी केबल टीवी ऑपरेटर से आप इसकी मांग करें और हमारे इस चैनल को आप चाहें तो यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।